है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये सब टॉपिक्स आपको देखने मिलते हैं। और इसी टॉपिक के साथ साथ आपको जो देखने मिल रहे हैं वो अभी करंट अफेयर में देखने मिल रहा है कि नेदरलैंड जो होता है उसने हैज इशूड एन अपोलॉजी फॉर इट्स हिस्टोरिकल इन्वॉल्वमेंट इन स्लेवरी। अब सबसे पहले जो नेदरलैंड है उन्होंने यही बोला है कि हमने जो पहले स्लेवरी यानी जो गुलामगिरी थी, हमने लोगों को गुलाम बनाया, उसके लिए हम अभी माफी चाहते हैं। तो वो अभी एक तरह से अपोलॉजी कर रहा है, इशू किया है उन्होंने। 150th एनिवर्सरी हुई है एबॉलिशमेंट ऑफ सुरीनेम एंड डच कॉलोनीज इन कैरिबियन, है ना। तो 150 साल हो चुके हैं कि ये सब लोग एबॉलिश अपनी कॉलोनी जो उन्होंने बनाई थी एबॉलिश करके, उनको 150 साल हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने अपोलॉजी एक इशू की है कि हमने जो भी स्लेवरी की हिस्ट्री में उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट ये है कि डच किंग जो है विलियम अलेक्जेंडर एंड प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे करके हैं, दे एक्नॉलेज द कंट्रीज रोल इन ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। अब अटलांटिक ओशन जो है इसमें जो भी ट्रेड चलता था स्लेव्स का, यानी जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो अटलांटिक ओशन हमें देखने मिलते हैं, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ऊपर एक अटलांटिक ओशन देखने मिलता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, ऐसे दो अटलांटिक ओशन जो देखने मिलते हैं। इसमें अटलांटिक ओशन में जो स्लेव का व्यापार चलता था, आप देख सकते हो कि अफ्रीका को लग के एक तरह से यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, साउथ अमेरिका को लग के अटलांटिक ओशन है, वहां से ये लोग व्यापार करते थे स्लेव्स का। दे एक्सप्रेस द रिमोर्स फॉर द एट्रोसिटीज कमिटेड, और उन्होंने जो भी उनके साथ एट्रोसिटीज की इसके लिए वो उनसे माफी मांगते हैं। उनके डिसेंडेंट से, अभी उनकी जो जनरेशन चल रही है उनसे उन्होंने माफी मांगने की एक तरह से हम कहेंगे कि एक एक्नॉलेजमेंट रखा है। गवर्नमेंट जो होता है उन्होंने ये भी कमिट किया है कि वो अवेयरनेस बढ़ाएगी, उसके अलावा प्रेजेंट डे जो इफेक्ट्स है स्लेवरी के और इनकॉर्पोरेटिंग इट्स हिस्ट्री इनटू एजुकेशन, और अपनी हिस्ट्री एजुकेशन में भी डालेंगे कि किस तरह से स्लेवरी थी और स्लेवरी की क्यों अच्छी नहीं है। तो ये उनके गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हम स्लेवरी के खिलाफ लोगों को अवेयर करेंगे और स्लेवरी को हर जगह से खत्म करने की हमारी हमेशा कोशिश। गुलामगिरी, गुलाम बना के रखते थे जो लोगों को, उसको स्लेवरी कहा जाता है ना। तो पहले गुलाम बनाते थे कॉलोनी। नेदरलैंड, नेदरलैंड बहुत सारे यूरोप अफ्रीका से स्लेव लेके जाती थी, उनके ऊपर रूल करती थी। नेदरलैंड है, नेदरलैंड के लोग डच है, इंडिया में आए थे डच, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश है ना, फ्रेंच आए थे, है ना। जैसे अपन कहते हैं कि सबसे पोर्तुगीज आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, है ना, और फिर फ्रेंच आए। ऐसे ये लोग एक एक करके आते गए ना, डच है ना, नेदरलैंड के लोग इंडिया पे गुलाम लोगों को, वहां के लोगों को अफ्रीका से लोग लाते थे। गुलाम कैसे बनाया जाता है, कॉलोनी होती है, वहां पे खेत, एक प्लांटेशन लिया जाता है, उस प्लांटेशन पे लोगों को गुलाम बना के रखते हैं। अफ्रीका से गुलामों को लाते थे और एक एक जगह छोड़ते थे, ऐसा रहता है। उसके अलावा हम कहेंगे कि काउंटर व्यू ये है कि कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अपोलॉजी जो होती है ये इट फॉल्स शॉर्ट एंड हैज कॉल्ड रिपरेशंस एंड ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ मॉडर्न डे रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। उनका यही कहना है, काउंटर व्यू इस पे यही आ रहा है कि कुछ क्रिटिक्स ने यही कहा है कि जो अपोलॉजी है ये को बहुत अच्छे से नहीं उन्होंने दिखाई है। अपोलॉजी ये बहुत यानी डीप वाली या फिर बहुत सीरियस वाली नहीं है, और हम कहेंगे कि इसमें रिपरेशंस या फिर ग्रेटर रिकॉग्निशन उन्हें करना चाहिए था आज के रेसिज्म का। आज जो वंश के नाम पे जो लोगों के साथ हम एक्सप्लॉइटेशन दिखा रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कर रहे हैं, ये चीजें इंक्लूड करानी थी, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। अब एथिकल व्यू पॉइंट की बात करें तो नेदरलैंड जो होता है, नेदरलैंड्स एक्नॉलेजमेंट टू इट्स कॉलोनियल हिस्ट्री इंक्लूडिंग स्लेवरी। अब सबसे पहले नेदरलैंड की कॉलोनियल हिस्ट्री देखी तो वहां पे स्लेवरी थी, वहां पे एथिकल स्टैंड पॉइंट से देखा गया तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो हमने पास्ट में बुरा किया उसके लिए हम एक तरह से माफी मांगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम देश होते हैं जो इस तरह से माफी मांगते हैं। नेदरलैंड ने ये करके दिखाया। बाय अपोलोजाइजिंग and seeking forgiveness, the Dutch aim to address the moral implication of their actions and promote reconciliation and justice। यही वो बोल रहे हैं, उनका यही कहना है कि हम नैतिकता पे चल रहे हैं, हम मॉरल इम्प्लीकेशन दिखा रहे हैं। हमने जो स्लेवरी दिखाई वो बराबर नहीं थी। किसी को गुलाम बनाना में क्या है, उसको लाके अपने साथ रखना और काम कराना, उसको कोई पैसे नहीं देना, उसको खाने के लिए थोड़ा सा दे देना और उसको एक जगह पे आके रख देना और दिन भर उससे काम कराना, जो लगता है वो काम कराना। ऐसे लोगों को स्लेव्स बनाते थे ये लोग, गुलाम बनाते थे। और यही गुलाम वाली जो चीजें थी आज ठीक नहीं मानी जा रही है। तो जो भी इनजस्टिस उन्होंने किया, अन्याय किया है, या फिर वही कहेंगे कि वो अब सोसाइटी के लिए जो भी काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीजें भी कह सकते हैं। अब स्लेव ट्रेड यानी क्या, जो स्लेव का व्यापार होता है उसका मतलब क्या होता है। स्लेव ट्रेड,
सबसे पहले स्लेव ट्रेड जो होता है वो एक चीज होती है कि ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रेड करना है एनस्लेव्ड अफ्रीकन इंडिविजुअल्स को, अफ्रीका से कुछ लोगों को उठाना और यूरोप में लाके रखना। यूरोप में इनके पास रहते थे प्लांटेशन, फॉर एग्जांपल टोबैको का प्लांटेशन है, टोबैको तंबाकू, या फिर हम कहेंगे कि टी प्लांटेशन है, कॉफी प्लांटेशन है। यहाँ पे कुछ लोगों को लाके छोड़ देते थे अफ्रीका से, उनके साथ बहुत बुरा करते थे, उनके साथ बहुत उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको कुछ सैलरीज या कुछ ऐसी इनकम थी नहीं, बट वही है कि उनके साथ बुरा करने में सबसे पहले उनसे बुरा करके ये लोग पैसे कमाते थे, प्रॉफिट बनाते थे, और यहाँ के जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते थे। ये बहुत बुरी बात थी, ऐसा किसी के साथ करना तो नहीं चाहिए था, बट हुआ एक यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के चलते। यानी हम यही कहेंगे कि स्लेव ट्रेड जो है वाज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वही है, क्योंकि आपको पैसा देखना है। अगर आपने लेबर्स रखे, उनको आप सैलरीज दे रहे हो, तो इसमें आधा पैसा आपका वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा बहुत बड़ा कोई कॉफी का प्लांटेशन, टोबैको का प्लांटेशन है, वहां मैंने लेबर रखे, लेबर को मैं पैसे दे रहा हूँ दिन के, रोज के मेरे पैसे खर्च होते हैं। अगर मैं किसी को गुलाम बना के लाऊं जबरदस्ती, तो मेरे पैसे बच जाते हैं। तो ये लोग ऐसे अत्याचार करते थे अफ्रीका के लोगों को, उन पे गुलाम बनाते थे और यहाँ छोड़ देते थे। इवन ब्रिटिश ने भी यही किया, डच ने, यानी ये नेदरलैंड वालों ने किया है, फ्रेंड्स सभी ने किया। यूरोप के हर देश ने अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाया। अफ्रीका से गुलामों का व्यापार होता था, इसलिए उसको स्लेव ट्रेड कहा जाता था। स्लेव ट्रेड ये आपको देखने मिलता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इस कारण एक्सप्लॉइटेशन होता है लोगों का, आप एक्सप्लॉइट करते हो, लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ अफ्रीकन लाइव्स, बहुत सारे लोगों की यहाँ जिंदगियां भी खराब हुई है। ऐसा चलता था व्यापार। यूरोप जो होता है, यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका से यूरोपियंस टेक पॉट्स, पैन, गन, अल्कोहल एंड हॉर्सेस टू अफ्रीका। यहाँ से आते थे यूरोपियन, क्या करते थे, यूरोपियन टेक शुगर, कॉटन, रम, टोबैको, कॉफी बैक टू यूरोप। यहाँ पे ये है साउथ अमेरिका, देखो व्यापार, इसको ट्रायंगुलर ट्रेड कहा जाता है। ये व्यापार कैसा है, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज यूरोप। ये लोग क्या करते थे, एक जहाज लेके निकलते थे। साउथ अमेरिका में प्लांटेशंस थे, मड़े जिसको अपन कहते हैं प्लांटेशंस, शुगर प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, यहाँ प्लांटेशंस थे। यहाँ से वो लाते थे कुछ व्यापार, क्या लाते थे वो, स्लेव्स, कहाँ से, अफ्रीका से, जहाज में भर के। ये जो व्यापारी, ये जो स्लेव्स लाए हैं, इनको यहाँ पे छोड़ देते थे इस आइलैंड। यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे अमेरिका में स्लेव्स आते थे, और इनके जो भी खेती या फिर जो भी प्लांटेशन अपन कहते हैं उस पर वो लोग काम करते थे। यहाँ से मिलता था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल उठाते थे, पूरा रॉ मटेरियल लेके, शुगर, कॉटन, रम, टोबैको, कॉफी, ये यूरोप में इंडस्ट्रीज थी, यूरोप में जाके इंडस्ट्रीज में खाली कर देते थे अपनी शिप। अब यूरोप से खाली निकली, यूरोप से उठाते थे पॉट्स, क्योंकि इंडस्ट्री से पॉट बनते थे, पैन बनते थे, गन्स बनती थी, अल्कोहल बनती थी, हॉर्सेस बनते थे, ये सब लेके अफ्रीका में आते थे और अफ्रीका में बेच देते थे। अफ्रीका वाले क्या पैसे देंगे, एक तो सोना देंगे इसके बदले, कोई ऐसी करेंसी नहीं थी, या फिर हाथी के दांत, आइवरी, या फिर स्लेव्स। ये चीज दो और इंसान लेके जाओ, 10 घोड़े दो, 2 इंसान लेके जाओ, 4 घोड़े दो, 2 इंसान लेके जाओ। ऐसा व्यापार था वो, पैसे थोड़ी चलते थे तब, कोई डॉलर या ऐसी करेंसी थोड़ी थी इन लोग, ऐसा व्यापार करते थे लोग, स्लेव्स को ले जाके यहाँ छोड़ते थे। इट वॉज वेरी बैड, बट यही कहेंगे कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बट अभी ये बात अच्छी है कि वो लोग माफी जरूर मांग रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हम कहेंगे कि यहाँ माफी मांगी जा रही है। सो ये है। उसके अलावा हम आगे आते हैं तो हमें देखने मिलता है कि 16th एंड 19th सेंचुरी में, अब हिस्ट्री देखते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं। 16th एंड 19th सेंचुरी में जो डच थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की भी थी, डच की भी थी, सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब 16th से 19th सेंचुरी के बीच में डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और ये जो है ये पूरे एशिया में व्यापार करने का काम शुरू करती है। अभी आपने देखा जहाज में क्या क्या डाल के व्यापार करते थे, इस तरह से व्यापार करके कंपनी प्रॉफिट कमाती थी। ये व्यापारी लोग थे, ये कुछ बनाते नहीं थे, ये यहाँ की चीज उठा के यहाँ बेचना, वहाँ की वहाँ बेचना, यहाँ से यहाँ बेचना और अपना प्रॉफिट बनाना, ये इन लोगों का काम था, डच लोगों का, नेदरलैंड के जो लोग थे उनका। वहां पे अगर देखोगे तो इंडोनेशिया में भी आके गए वो, आर्किपेलागो करके जो है इंडोनेशिया में, वो दे इम्पोज फोर्स लेबर, जबरदस्ती लोगों को लेबर बनाना, प्लांटेशंस पे छोड़ना और हार्श पॉलिसीज का यूज करना, ये सब काम यहाँ पे उन्होंने किए। काम अच्छे नहीं थे, काम बहुत बुरे थे। 16th और 19th सेंचुरी में क्या होता है कि
डच वेस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। वेस्ट इंडिया कंपनी ने फिर अटलांटिक स्लेव ट्रेड पे फोकस किया, यानी कैरेबियन एंड साउथ अमेरिकन कॉलोनीज में वो जाने लगे, साउथ अमेरिका में जाने लगे, कैरेबियन आइलैंड्स में जाने लगे उधर। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ क्या हो जाता है कि इन लोगों ने अपना ट्रेड जो था वो अटलांटिक ओशन की तरफ शिफ्ट किया। ये जो थे वो डच गोल्डन एज चला 17th सेंचुरी में। डच गोल्डन एज की बात करें तो नेदरलैंड एक्सपीरियंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कल्चरल अचीवमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ड्यू टू कॉलोनियल ट्रेड। अब इन्होंने व्यापार कर करके अपने आप को रिच बना लिया, और जो डच लोग थे इनका गोल्डन एज शुरू हो गया, काफी पैसा था, व्यापार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हर काम किए। एम्स्टरडैम जो है वो उनका ग्लोबल ट्रेडिंग हब बन गया। एम्स्टरडैम कहाँ पे आता है? नेदरलैंड, यहाँ पे हम कहेंगे। तो ये हो गया। अब सुरीनेम एंड डच कैरेबियन कॉलोनीज, अब ये न्यूज में इसीलिए रह गया क्योंकि क्या हो गया कि ये लोगों ने माफी मांगी है, इसलिए इनका इतिहास अब न्यूज में आने लगा। और ये हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्लेवरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो है, ये जो सिलेबस है ये वर्ल्ड, इसलिए बोला GS1 के सिलेबस में ये जाता है। जो कैरेबियन कॉलोनीज थी सुरीनेम और कुरैक कैव करके है, एंड सेंट यूस्टेशियस करके है, ये सब जो है ये कॉलोनीज के अलावा जितनी भी कॉलोनीज है वहां पे हम यही कहेंगे कि एनस्लेव्ड लेबर फॉर प्लांटेशन, यहाँ से वो प्लांटेशन पे लेबर्स लाते थे। आपको पता है कैरेबिया के लोग और अफ्रीका के लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो किसी भी कंडीशंस में काम कर सकते, इसलिए उनको ही ये लोग गुलाम बनाते थे, उनको ये लोग स्लेव बनाते थे। ऐसा स्लेव का व्यापार चलता था। कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड लीगसी की अगर बात करें तो लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, लीगल सिस्टम, कल्चरल प्रैक्टिसेस, हर जगह पे इसका कहीं ना कहीं एक तरह से हम कहेंगे कि इम्पैक्ट हुआ है। लोगों की लैंग्वेज, हम लोगों की लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश थी क्या? अब कॉलोनी हम बने तो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। फ्रेंच लोग अगर ये कार्नेटिक वॉर फ्रेंच लोग जीत जाते तो आज हम फ्रेंच बोल रहे होते। हमारी भाषा डिसाइड करने वाले वो लोग थे जिन्होंने हमें एक वसाहत यानी हमें एक कॉलोनी बनाया। अगर हमारे यहाँ नेदरलैंड के लोग रूल करते डच तो हमारी लैंग्वेज अलग होती, फ्रेंच रूल करते तो हमारी भाषा अलग होती, ब्रिटिश ने रूल किया इसलिए भाषा इंग्लिश है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि कहाँ कौन सी भाषा। ऑस्ट्रेलिया में रूल किया, ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज इंग्लिश है। जहां जहां रूल करके आए इंग्लिश को उन्होंने बराबर वहां पे सेटल करके आए। कुछ सिर्फ देश है जिन्होंने अपना थोड़ा सा इससे पीछा छुड़ाया, बट इससे पीछा छुड़ाना अभी तो मुश्किल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डच की कॉलोनीज, जैसे ब्रिटिश की कॉलोनीज तो पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड के मैप में मैक्सिमम कॉलोनीज ब्रिटिश की थी, सबसे ज्यादा वसाहत, सबसे ज्यादा जगह रूल ब्रिटिश ने किया। यहाँ देखोगे तो यहाँ डच लोग इतने इतने सब जगह पे रूल कर चुके हैं। इस तरह से डच लोगों का एक रूल रहा है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो डच लोग इंडिया में आए थे। डच लोग इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी व्यापार करने। ये हार गए वॉर, इसीलिए, नहीं तो ये भी हम पे रूल करते। ब्रिटिश ने एक को भी नहीं छोड़ा। ब्रिटिश ने हर यूरोपियन पावर जो इंडिया में थी उनको हराया और उनको बाहर किया, तभी इंडिया सेफली खेल रहा है, तभी ब्रिटिश सेफली खेल पाए इंडिया में, इंक्लूडिंग कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो इंडिया का 2 कोस्ट है। यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है चेन्नई साइड में कोरोमंडल, और यहाँ पे है मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट जो केरला का है, ये लोग कोरोमंडल कोस्ट पे आए थे। उसके अलावा बंगाल, इधर साइड से ऊपर बंगाल को ये कैप्चर करते हैं। बंगाल पे इनका एक तरह से व्यापार चलता था। बंगाल, बंगाल के अलावा सूरत इधर साइड, अरेबियन सी के साइड, सूरत ऊपर साइड, बंगाल इधर साइड है ना, कोरोमंडल ये साइड इन्होंने व्यापार किया इंडिया में। पहली फैक्ट्री जो उन्होंने बनाई वो मसूलीपट्टनम में बनाई थी 1605 में। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम ये चीजें। पहली फैक्ट्री उन्होंने जो बनाई वो मसूलीपट्टनम इन 1605 बनाई जाती है। ये चीजें आप पढ़ते हो वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में। प्राइमरी फोकस जो था वो टेक्सटाइल, स्पाइसेस, किस चीज का व्यापार करते थे? कपड़ों का व्यापार करते थे, मसाले, स्पाइसेस का व्यापार करते थे, और बाकी चीजें जो इंडिया में मिलती थी उसका व्यापार करते थे। धीरे धीरे वो नीचे साइड भी आते हैं, एंड दे आल्सो कॉन्कर्ड श्रीलंका। श्रीलंका जो होता है वो कॉन्कर्ड करते हैं पोर्तुगीज से। पोर्तुगीज आके श्रीलंका में बैठे थे, श्रीलंका से इन लोगों ने पोर्तुगीज से इन्होंने श्रीलंका भी छीन लिया। उन्होंने वहां पे फोर्ट्स बनाए अलोंग द मलाबार कोस्ट पे भी ये लोग आने लगे धीरे धीरे। However, their influence in India declined 18th century due to growing power। ये लोग खत्म क्यों हुए? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिश ने इनके साथ एक बैटल लड़ा, जिस बैटल को कहीं के बैटल ऑफ कोलाशेल भी कहा जाता है 1741 में। इसका एक और नाम है, वो मैं आपको उधर पढ़ते वक्त अपन इसको पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। डच प्रेजेंस जो है वो इंडिया में कम होने लगा। एंग्लो डच ट्रीटीज हुई जिसके चलते
डच जो थे उनके ट्रेडिंग पोस्ट इंडिया से खत्म कर दिए जाते, उनके व्यापार इंडिया में नहीं चले, धीरे धीरे उनकी कॉलोनीज जो है वो इंडिया से खत्म होने लगी। और हम कहेंगे कि बाद में कुछ लोग डैनिश भी आए, डैनिश डेनमार्क के डैनिश लोग जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए, पर वो एक आइलैंड पे सेटल हुए। जो आइलैंड था वो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड्स पे वो आते हैं 12 दिसंबर 1755 को। डेनमार्क से लोग, डैनिश, इंडिया में कौन कौन आके गए? इंडिया में ब्रिटिश आके, सबसे पहले तो हम कहेंगे पोर्तुगीज आए, वास्को द गामा आया, डच आए, इंग्लिश आए, ब्रिटिश, फ्रेंच आए, उसके अलावा डैनिश भी दिखे कहीं कहीं पे, पूरे एग्जैक्टली इंडिया में नहीं, बट आप डेनमार्क का प्रेजेंस देख सकते थे, जो हम कह सकते हैं निकोबार आइलैंड। फिर उन्होंने निकोबार आइलैंड जो है वो बेच दिया ब्रिटिश को, और ब्रिटिश का हो गया वो पार्ट। इसलिए ये डैनिश लोगों का उतना बड़ा रोल नहीं रहा, डैनिश लोग ज्यादा व्यापार किए नहीं, डैनिश लोगों ने ब्रिटिश को बेच के डच के डैनिश लोग निकल गए। इस तरह से हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में ये जो लोग हैं ये न्यूज में इसीलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों ने माफी मांगी। किस चीज के लिए? स्लेव्स के ट्रेड के लिए इन लोगों ने माफी मांगी है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये लोग आते हैं। अगला जो करंट अफेयर हमें देखने मिलता है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज होते जा रही है, क्राइम पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस का सिलेबस, द हिंदू इसका सोर्स है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर एज अप्रोच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए एडीआर वाले, और उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट हमें एक्शन लेनी चाहिए, जिन्होंने अपना कैंडिडेट्स के डिटेल नहीं बताए हैं कि वो क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड है कि नहीं। ज्यादातर ये पॉलिटिशियन लोग क्रिमिनल ही है, इसलिए पॉलिटिक्स जो है इसमें क्रिमिनलाइजेशन होते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि अपना अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाओ, फिर भी नहीं दिखाया, इसलिए ये लोग गए इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट लेके कि ऐसा कैसा, इन लोगों ने तो अपने रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए, ये मंत्री लोग, ये पॉलिटिशियन लोग, इनके बैकग्राउंड में कितने इन्होंने क्राइम किए, ऐसे क्रिमिनल लोगों के हाथ में हम अपना देश देते हैं। ये अच्छी बात है या बुरी है ये तो हम नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि वो बुरी बात है। पूरे देशवासी जाने या ना जाने हम नहीं पता, बट किसी क्रिमिनल के हाथ में हम कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते अपनी। इतना बड़ा देश किसी क्रिमिनल के हाथ में देना, दैट इज वेरी, हम कहेंगे कि वेरी बिग थिंग या बिग इशू। अब यहाँ पे होता क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मीनिंग ये है कि सबसे पहले फेनोमेनन वेयर इंडिविजुअल्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड और पेंडिंग क्रिमिनल केसेस वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में और अच्छी पोस्ट भी होल्ड कर रहे हैं। क्या खेल है सोचो, ये लोग जिनके ऊपर अभी भी केसेस पेंडिंग है क्रिमिनल, ये लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो इलेक्शन लड़ते हैं, लोग उनको वोट करते हैं। अब लोगों को दिमाग नहीं है, या फिर ये लोगों के इतनी सेटिंग्स है, या फिर ये लोग लोगों को अपने अंडर वैसे कर लेते हैं, ये नहीं पता, या लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वो जब वोट करता है तो वो कैंडिडेट्स को चेक नहीं करता है। कभी भी वोट करो तो कैंडिडेट्स को चेक करो कि उसके खिलाफ कोई केसेस चल रही है क्या, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है क्या। ऐसे लोगों को चुनोगे तो गुंडे लोग देश चलाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यही हम कहेंगे, इट सिग्निफाइज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स। तो क्रिमिनल एलिमेंट्स हमें खत्म करने पड़ेंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बताता हूं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्रिमिनल चार्जेस वाले 2024 में 100 में से 24% लोग ऐसे थे जो क्रिमिनल थे, 24% जिनके ऊपर केसेस पेंडिंग थी। 2019 में 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल्स है, यानी सोचो 100 में से अगर पकड़ो तो 43 लोग क्रिमिनल्स है जो देश चला रहे हैं। According to data compiled by Amicus Curiae, a total number of 4984 criminal cases involving legislator are pending. 5000 के आसपास केसेस पेंडिंग है, इन सबकी निकालो आप। क्रिमिनल केसेस, शादी केसेस नहीं बोल रहा हूँ, किसी को मारना, किसी को खत्म करना, ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस जैसी केसेस इन लोगों पे पेंडिंग है। ठीक है, तो फिर क्या है, 1 दिसंबर 2021 को आता है ये डेटा। In 2019 लोकसभा इलेक्शन 159 MPs are declared had declared serious criminal cases against them। 159 MPs पे है सीरियस क्रिमिनल केसेस। कौन सी? रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और ये लोग चला रहे हैं देश पार्लियामेंट में बैठ के। तो इसमें हमारी गलती है या इनकी गलती है ये तो बताना क्लियरली
मुश्किल है क्योंकि गलती हमारी भी है जो हम इनको चुन के दे रहे हैं। कभी भी किसी कैंडिडेट को वोट करो तो उसके बैकग्राउंड देखो कि उसने क्या क्राइम किए हैं। ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर नहीं सकते, जो लोग खुद मर्डरर्स, खुद वुमेन के अगेंस्ट क्राइम करते हैं, रेप करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे 159 लोग बैठे वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, है ना। कितनी रेस्पेक्ट इनको मिलनी चाहिए। ये लोग जो क्रिमिनल, इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। सोचो, क्रिमिनल्स को, एक नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिल रही है हम जैसे, और पुलिस प्रोटेक्शन इन लोगों को मिलती है, वो भी भर भर के गाड़ियां पुलिस की। एक एमपी जाएगा तो उसके साथ सिक्योरिटी जाएगी, ये कौन सी बात है। ठीक है, तो कॉजेस क्या है, तो सबसे पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स। कॉजेस, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज एंगेजिंग इन वोट बाइंग एंड अदर इलीगल प्रैक्टिसेस। वोट खरीदते, वो एक तो उन पे चार्जेस है ही क्रिमिनल। वोट खरीदते ना पैसे देके, ये पैसे ले मेरे को वोट डाल, सबको ही पता होगा। वो वोट बिकते इनके 500, 1000 रुपए, आजकल तो 1000 से ऊपर ही बिकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स के क्रिमिनल लोगों के साथ क्लोज टाइज है, क्योंकि उनको इनका काम पड़ता है गुंडों का, तो क्रिमिनल्स के साथ इन्होंने अपने रिलेशन बना के रखे, क्योंकि वो इनको सपोर्ट करते और इलेक्शन जिता के देने में इनकी हेल्प करते। करप्शन, ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट एंड अदर करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर पर्सनल गेन्स। ब्राइबरी यानी आपको पता है, रिश्वत, रिश्वत लेते हैं लोग कोई भी काम करने के पहले। आपको जो एम्बेजलमेंट होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। एम्बेजलमेंट यानी देखा गया तो ये भी एक बहुत बड़ा वैसे ऑफेंस है, बट इसका आपको सिंपल इसमें मीनिंग बताता हूँ। एम्बेजलमेंट एकदम लॉ वाला मीनिंग नहीं बताता हूँ। फिर भी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हड़पना किसी चीज को, गबन करना, हड़पना, ऐसा वाला। हाँ, कब्जा जमा लेते हैं कोई चीजों पे, ऐसे एम्बेजलमेंट से। अदर करप्ट प्रैक्टिसेस, पावर्स का मिसयूज करना, वो तो सबको ही पता है, पावरफुल है तो मिसयूज करते हैं, है ना। वेस्टेड इंटरेस्ट, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे इनके झगड़े लगाने के ऊपर इनके बहुत चार्जेस, और ये लोग इसी से वोट लेते हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भड़काएंगे, दूसरे कम्युनिटी के नाम पे भड़काएंगे, वोट लेंगे, ऐसे काम तो ये लोग करते हैं। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि इलेक्शन पॉलिटिशियन विद क्रिमिनल बैकग्राउंड बेस्ड ऑन नैरो कम्युनिटी इंटरेस्ट रादर देन मेरिट एंड अकाउंट। इनको इससे कोई लेना देना नहीं, अकाउंटेबिलिटी, मैं जो कर रहा हूँ जवाबदेही, मैं लोगों को आंसरेबल हूँ, इससे उनको कुछ नहीं है। ये लोग क्रिमिनल लोगों को लेकर घूमते हैं। आप में हिम्मत नहीं होगी, हम लोगों में, कॉमन लोगों में हिम्मत नहीं कि हम इनसे आमने सामने खड़े रह के सवाल कर सकें, क्योंकि अगले दिन आपके घर में गुंडे भेज के आपको मार भी सकते हैं ये लोग, है ना। इसलिए आप यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, वो मारते हैं गुंडे भेज के। और यहाँ पे यही है कि मसल पावर, ये लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ गुंडे रखते हैं अपने साथ, पूरे बॉडी बिल्डर और मसल वाले, पूरे ऐसे जिम विम वाले लोग रखते हैं, है ना। तो वही है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए वोटर को और इलेक्ट्रल विक्ट्रीज के लिए लोगों को धमकाते भी है ये लोग। वोट नहीं डाला ना उसको, देख तेरा क्या करूंगा मैं, ऐसी चीजें पॉलिटिक्स। मनी पावर तो है ही, इनके पास इतना ब्लैक मनी है, काला धन इतना है कि कुछ सोचो ही नहीं। इलीगल फंडिंग करते हैं ये फालतू के एक्टिविटीज को। नहीं, वही है कि फालतू जगह पैसे लगाना, माफिया के साथ कनेक्शन बनाना, है ना, फंड्स लेना, फंड्स देना, वोट खरीदना, इलेक्शन के आउटकम्स को मैनिपुलेट करना, यही सब है। वीक गवर्नेंस, लॉज और रेगुलेशंस उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है कि हमारी ये चीजों को रोक सके। इम्पैक्ट इलेक्शन लॉज का इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट हो रहा है, एनफोर्समेंट बराबर नहीं है। लॉज बने हैं बट प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का। इम्पैक्ट क्या होगा इन चीजों का, इम्पैक्ट यही है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म होगी। देखो, डेमोक्रेसी क्या है, लोगों ने अपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अपने कैंडिडेट को उन्होंने चुनना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं होगा। लॉ ब्रेकर्स ये लॉ मेकर्स बन रहे हैं, जो खुद कायदे तोड़ते हैं वो कायदे बना रहे पार्लियामेंट में बैठ के। उनसे अच्छे तो हम हैं, हम तो छोटे मोटे लॉ तोड़ते हैं, कभी सिग्नल तोड़ दिए, है ना, कभी हेलमेट नहीं पहना, छोटे मोटे लॉ तोड़ते हैं। ये लोग तो सीधा बड़ा लॉ तोड़ते हैं और फिर भी लॉ यही बनाते हैं, ऐसे लोग। नॉर्मलाइजेस करप्शन और पब्लिक ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट, आजकल है ही नहीं ना ट्रस्ट, किसको ट्रस्ट है गवर्नमेंट, भरोसा किसी को नहीं। और आपको बताता हूँ कि इंक्रीज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज में आपको बताता हूँ, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और प्रोटेक्शन रैकेट्स। एग्जांपल, रिसेंटली डिसीज्ड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आतिक अहमद, आपको पता है ना, उनको मार दिया,
अतीक अहमद को मारा था मीडिया के सामने खड़े खड़े, पुलिस लेके जा रहे थे वो, और उसके साथ, हाँ आपने नहीं देखा इतना तो मीडिया न्यूज ये भी आया है उसका वीडियो, एमपी थे पहले, अब भी वो जो न्यूज ऐसे उनका इंटरव्यू चल रहा था तभी बाजू से एक आदमी और उसने सीधा गोली मारी उनको, हाँ दो लोग थे ना, आतिक अहमद को जो मारा गया उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर बहुत चार्जेस थे क्रिमिनल एक्टिविटीज के, ये भी देखने मिलता है। सोशल डिसहार्मनी यही है कि सोसाइटी एक तरह से हार्मनी के साथ नहीं रह सकती, या फिर हम कहेंगे पब्लिक परसेप्शन भी खराब होते जा रहा है, लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने नहीं की उतना सोचते नहीं है, वोटिंग कार्ड भी है तो भी लोगों इंटरेस्ट नहीं लेते वोटिंग में, इलेक्शन में कौन वोटिंग कार्ड बनाते बैठेगा, कौन वोट करते बैठेगा, ऐसा खेल हो चुका है, लोगों को भरोसा ही नहीं रहा, क्या करेंगे लोग, है ना। कल्चरल इम्प्यूनिटी है, यही हम है कहेंगे कि एक तरह से कल्चर में भी ये लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर रिसोर्सेज जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाने चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाने चाहिए, तो ये लोग अलग जगह लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए लगा रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। कल जाके इनके इलीगल एक्टिविटीज के कारण कोई अगर बड़ा ग्रुप जो है टेररिस्ट ग्रुप ये अगर बढ़ने लगा तो ये पूरा देश को खराब कर देगा, खत्म कर देगा, ऐसा है। तो क्या करना चाहिए, एडीआर ने बोला है कि परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन कर दो ऐसे लोगों का, सीधा डिस्क्वालीफाई जिसपे क्रिमिनल चार्जेस, कब भी इलेक्शन में लड़ी नहीं पाए। लीगल एस्पेक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू क्रिमिनलिटी दिया नहीं है उतना, थोड़ा सा दिया है कि 2 साल से ज्यादा जिसको जेल हुई है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना, स्टैंडिंग इन फॉर 6 years के लिए डिस्क्वालीफाई आफ्टर जेल टर्म हैज एंडेड। जैसे अभी डिफेमेशन का चार्ज लगाया गया था राहुल गांधी पे, यही माना जा रहा था कि वो अगला इलेक्शन लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये सब चीजें यहाँ पे देखने मिलती है, ऐसे लॉज है। लॉ कमीशन ने बोला है कि डिस्क्वालिफिकेशन कर देना चाहिए एटलीस्ट अगेंस्ट देम एटलीस्ट 1 year बिफोर, है ना, जो भी नॉमिनेशन है 1 साल पहले कर देना चाहिए, 5 साल से ज्यादा उनका पनिशेबल ऑफेंस के लिए, अगर उसने जो क्राइम किया 5 या 5 साल से ज्यादा है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है कि 12 स्पेशल कोर्ट्स ओपन किए गए हैं फॉर अ ईयर, फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, तो जल्दी जल्दी क्रिमिनल केसेस एमपीज के ऊपर के सॉल्व करेगा और देखेगा और अपने जजमेंट देगा। एक केस चली है सुप्रीम कोर्ट में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, जिसमें कहा गया था कि कैंडिडेट्स ने अपने क्रिमिनल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाने चाहिए, उसके साथ साथ अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिखाने चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो कितने पढ़े लिखे हैं ये आपको बताना चाहिए, आप कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है आपके खिलाफ, कितना आपके पास पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, दिखाना चाहिए। एक केस चली 2013 में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए जो है जिनके ऊपर 2 साल तक की जो जेल की सजा है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस चले 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दिखाने चाहिए, अपने वेबसाइट पे डालने चाहिए डायरेक्ट, यानी इतना करना चाहिए। ऐसा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट यानी कोई इनकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टी की, अपन किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, एबीसी नाम की पार्टी, उसकी जो वेबसाइट होती है abc.com, वहाँ पे जाओगे तो उनके कैंडिडेट्स के नाम आएंगे, एक आधे कैंडिडेट के नाम पे क्लिक करोगे तो सब लिख के आएगा नहीं तो लिख के आएगा वहाँ कि कितने क्रिमिनल केसेस है, कौन सी केसेस है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा विचार बताया, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतरीन चीज है। कोर्ट इनको टाइम देता, फिर ये लोग टाइम पास करते हैं, फिर और वहाँ पे पिटिशन डालेंगे कि ऐसा है, फिर वो केस और पेंडिंग होते जाती है, तो जल्दी काम नहीं करते, है ना। बाकी सजेशंस और भी दिए जा रहे हैं, बाकी सजेशंस हम यही कहेंगे कि ये दिए जा रहे हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कमिटी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी किसके लिए, इंद्रजीत कमेटी और दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है ये फंडिंग जो हो रही है इलेक्शन पे उसके लिए। उन्होंने ये बोला है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टू रिड्यूस द यूज ऑफ ब्लैक मनी एंड लिमिट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी तो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन पे, है ना, जिससे ब्लैक मनी का यूज कम होगा, यानी जो भी पैसा लगाएगी गवर्नमेंट खुद लगाएगी हर एक के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, इन लोगों को नहीं लगाने बोलना है, ये लगाएंगे तो काला धन लाएंगे, लगाएंगे और इलीगल एक्टिविटीज बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रांग बनाओ, विजिलेंट और रिपोर्ट करो, कोई भी अगर मिसयूज होते हुए दिखता है पैसे का इलेक्शन के टाइम पे, तो रोल ऑफ जुडिशियरी बढ़ा दो,
जुडिशियरी को ज्यादा इन्वॉल्व कराओ और जल्द से जल्द उनको जस्टिस देने का काम कराओ, जल्द से जल्द इनकी केसेस खत्म कराओ। इन्होंने बोला कि आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, जिसमें कहा जाता है कि इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने से अगर उसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। तो ये चीजों को भी अच्छे से अप्लाई करो, अगर करोगे तो सब अच्छा होगा, नहीं करोगे तो फिर से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऊपर नाम आया था एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एडीआर क्या है? ये इलेक्टोरल वॉचडॉग है जो 1999 में बनाया गया था, जिसमें ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स थे, उन्होंने बनाया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद के। वो देखते रहते हैं और सब कुछ रिकमेंडेशन देते हैं कि क्या होना चाहिए। उन्होंने ये बताया है कि क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स में, इसमें प्रोफेसर्स हैं IIM अहमदाबाद, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद इंडियन अफ्रीकन टाइज, ये आपको बता देता हूँ, ठीक है, जितना होता है उतना हम यहाँ करेंगे, बाकी हम अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। दिस इज द लास्ट करंट अफेयर्स और मेंस। प्री के जो करंट अफेयर्स है वो आपको खुद को पढ़ना है, दैट आई विल प्रोवाइड यू थ्रू द PDF, और आपको अपने प्री के करंट अफेयर्स कवर करना है। मेंस के मैं करा के दे रहा हूँ। दिस इज द लास्ट करंट अफेयर फॉर टुडे, इंडिया अफ्रीका टाइज। इंडिया और अफ्रीका, दिस इज इंडिया एंड दिस इज अफ्रीका। इंडिया और अफ्रीका जो है ये दोनों के बीच में कुछ तो भी टाइज हुए हैं। क्या हुआ है, कहाँ आ सकता है ये क्वेश्चन? GS पेपर 2 में, द हिंदू में ये आया था। बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स, ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलती हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि इंडिया rise as global player in inevitably linked to a kind of partnership it enjoys with Africa के साथ। बहुत अच्छी पार्टनरशिप है इंडिया की। सबसे पहले बात की जाए तो इंडिया का हिस्टोरिकल पॉलिटिकल जो भी है, हिस्ट्री हमारी बहुत सिमिलर है। हम पे भी ब्रिटिश ने राज्य किया, उन पे भी किया। पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक या कल्चरल कनेक्शंस हमारे पहले से बहुत अच्छे रहे हैं अफ्रीका के साथ। अफ्रीका से हमारा इतिहास जुड़ा है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जुड़ा हुआ है, हमारा इकोनॉमी, काफी सारी चीजों में हमारे व्यापार चलते हैं अफ्रीका के साथ। हमारे कल्चर के भी कनेक्शन है अफ्रीका के साथ, है ना। अगर देखोगे तो काफी सारे, आजकल तो अफ्रीका में बहुत सारे कल्चरल, इंडिया के कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं कहीं कहीं पे, अलग अलग देशों में आप देखोगे। हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं हम एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं बाकी देशों के कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है। जैसे एक एग्जाम्पल की वो ढोल ताशा वाले जो होते हैं, पथक, वो लोग बाहर के देशों में जाके भी परफॉर्म कर रहे हैं आजकल। इसका मतलब बीच में अफ्रीका में भी गए थे कोई तो भी देश में, साउथ अफ्रीका के कहीं पे तो भी थे। इट मीन्स कि वी आर स्प्रेडिंग आवर कल्चर, है ना, पूरे दुनिया में। लिंक तो महात्मा गांधी से ही है साउथ अफ्रीका की, है ना। हाँ, महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। उन्होंने जो वहाँ पे भेदभाव खत्म करने के लिए काम किए, काले गोरे का भेदभाव, वो सबसे पहली चीज है। तो गांधी जी से ही हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई निकली। इंडिया ने वर्क किया है, मैंने आपको बताया कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या थे कि कुछ उस वक्त देश दो हिस्सों में बटा था वर्ल्ड। एक जगह यूएसए था, एक जगह यूएसएसआर था। एक जगह यूएसए, इसमें मेन देश, और यहाँ पे मेन देश रशिया, बट इसमें बहुत सारे देश आते थे यूएसएसआर में। तो इन देशों में सबसे मेन रशिया था, यूक्रेन भी आता था इसमें। अब क्या हो जाता है कि इन दोनों में कोल्ड वॉर चला, शीत युद्ध जिसे कहते हैं। बाकी जो बीच के देश थे इनको ऑफर दिया, एक तो उसको ज्वाइन करो या हमें ज्वाइन करो। इंडिया ने बोला हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। और अफ्रीका के भी काफी सारे देश न्यूट्रल रहे। इस तरह से अफ्रीका के साथ हमारा ये भी रिलेशन रहा है। अब करंट स्टेटस क्या है, अभी हमारे रिलेशन अफ्रीका के साथ किस तरह से और किस तरह से नहीं। इंडिया एंड अफ्रीका हैव कंबाइंड पॉपुलेशन अगर दोनों की देखी गई तो लगभग 2.3 बिलियन आती है, बहुत बड़ी है। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ नियरली 3 मिलियन पीपल। इंडिया से नियरली 3 मिलियन लोग अफ्रीका में रहते हैं। इंडिया से लोग हर जगह सेटल्ड है। अफ्रीका में 3 मिलियन के आसपास है, 3 लाख के आसपास लोग, यानी 30 लाख के आसपास, 30 lakhs। 50,000 स्ट्रॉन्ग एथनिक अफ्रीकन डायस्पोरा इंडिया में प्रेजेंट है। 50,000 लोगों के आसपास अफ्रीकन इंडिया में दिखते भी होंगे आपको, कभी कभी अफ्रीकन बहुत कम दिखते हैं, है ना। 50,000 इसलिए कम दिखेंगे। अब हम लोग 142 करोड़ है, 142 करोड़ में 50,000 नहीं के बराबर है ना। तो बहुत कम जगह दिखेंगे, बट है, दिखेंगे आपको कभी कभी। इंडिया अफ्रीका का ट्रेड भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ट्रेड 20 गुना बढ़ा है पिछले 15 सालों में हम दोनों का। इंडिया की अगर बात करें तो नियरली 4,500 इंडियन सोल्जर जो है वो अफ्रीका पे UN पीस कीपिंग मिशन पे है।
यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन चलता है वहाँ, है ना, उसके लिए 4,500 इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं। तो फुल्ली फॉर्म्ड इंडियन फीमेल पुलिस यूनिट भी लिबेरिया में प्रेजेंट है। अफ्रीका का एक देश है लिबेरिया, यहाँ पे एक ऐसे है कि वो पूरा एक फीमेल यूनिट है, फुल्ली इंडियन फीमेल पुलिस यूनिट, जो उनकी हेल्प करता है वहाँ। इंडिया ने 900 स्कॉलरशिप भी दिया अफ्रीकन स्टूडेंट को, देता है हर साल, पढ़ाता है इंडिया। इतना ही नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है नाइजीरिया, इंडिया ओन ऑपरेटेड कंपनी जो है सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन नाइजीरिया। नाइजीरिया में बहुत ज्यादा इंडियन कंपनीज, सबसे ज्यादा इंडियन कंपनी सेकंड नंबर पे नाइजीरिया में। ये आपको देखने 3% साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है कंसिस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि पहले भी इंडिया के लोग वहां सेटल होते थे। ब्रिटिश की कॉलोनी थी साउथ अफ्रीका, वो ब्रिटिश हम लोगों को काम के लिए लेके जाते थे, हमारे लोग वहीं पे सेटल है काफी सारे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका इज डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड, डेवलपिंग नहीं है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका की एक ऐसी कंट्री है जो डेवलप्ड है, बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी इकोनॉमी तो नहीं कहेंगे बट बहुत डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया इज करंटली स्पेंडिंग $7.5 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन 40 कंट्रीज। इंडिया इतना सब लगा रही है ना। तो हम यही कहेंगे कि इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम, कोऑपरेशन प्रोग्राम, ITEC। इसको भी लाया गया है जिससे कोऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज। 15 साल में मैंने आपको बताया कि व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ा है, बट और ज्यादा प्रोग्रेस हम अचीव कर सकते हैं दोनों देश मिलकर, हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अफ्रीकन एक्सपर्ट ग्रुप है, ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन चलता है वहाँ, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप को लेके, है ना। तो बहुत सारी चीजें लिखी गई है और हम जल्दी ही हम लोगों के पार्टनरशिप अच्छे कर लेंगे। इंडिया अफ्रीका की पार्टनरशिप की बात की गई तो ट्रांजिशंस अनफोल्डिंग इन अफ्रीका, इट इज स्लोली हेडिंग टुवर्ड्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इज डिवोटेड टू डेमोक्रेसी, पीस एंड प्रोग्रेस। कंट्रीज अगर बात करें, इथियोपिया हो गई या सूडान हो गई, ये आज भी बैटल लड़ रही है, एथनिक वायलेंस चलते हुए, टेररिज्म चलता है, बैटल इंसर्जेंसी चलता है। आपको पता है सूडान जैसे देश जहाँ पे आज भी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, जैसे अपन सीरिया कहते हैं, उस तरह से ये देश है अफ्रीका के। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका को ठीक करने की भी जिम्मेदारी हमें भी थोड़ी सी लेनी होगी। शार्पनिंग कंपटीशन अमंग एक्सटर्नल पावर्स, कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, टर्की हो गया या फिर यूएसए हो गया, ये कम्पीट कर रहे हैं, उनके रिलेशन अफ्रीका के साथ अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि वो अपने रिलेशन अफ्रीका से अच्छे बनाए, हम लोगों को अपने रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे। तभी तो इंडिया इतना सब कर रहा है ना इन लोगों के लिए। आखिर क्या फायदा है? क्योंकि मार्केट एक्सेस, मार्केट मिलता है, सस्ते में आपके प्रोडक्शन वहां होते हैं, उनके पास रॉ मटेरियल बहुत सारा है और वो लोग सस्ते में आपका काम कर देते हैं। अपने इंडियंस को जैसे यूएस वाले कम सैलरी में रखते हैं ना, उनसे भी कम सैलरी में ये लोग काम करते हैं अफ्रीका के। गरीबी ज्यादा है, मार्केट एक्सेस मिलता है, एनर्जी एंड मिनरल सिक्योरिटी, वहां बहुत मिनरल्स है। कितना सोना है जानते हैं अफ्रीका में? बहुत माइंस है सोने की, सोने की छोड़ो, बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट है अफ्रीका में, बहुत कुछ मिलता है अफ्रीका से। ये है इंक्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। यही है कि आपके जो भी होगा इन चीजों से, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए। आखिरी चीज बता देता हूँ इसमें, जैसे कि क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहले इंडिया के पास कोई भी क्लियर स्ट्रेटेजी या विजन नहीं है, अफ्रीका को लेके बनानी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। अफ्रीका इज नॉट प्राइम फोकस ऑफ इंडिया, इंडिया उस पर फोकस नहीं कर रहा है ज्यादा। अफ्रीका से ज्यादा हम बाकी देशों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हम लोगों के विजिट वहां ज्यादा होते हैं, अफ्रीका में नहीं होते हैं। बाकी लोग अफ्रीका में ज्यादा सोच रहे हैं जाने का। कंपीटिंग पावर्स इन अफ्रीका, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि चाइना जो है वो कंसिस्टेंट रिलेशन रखता है अपने उनके साथ, सबसे कंसिस्टेंट। चाइना का रोल अफ्रीका में ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है चाइना। चाइना ने उनको बहुत चीजें बना के दी है, चाइना का एहसान है उनके ऊपर, वो चाइना के साथ कभी रिलेशन खराब नहीं कर सकते। बहुत कुछ बना के दिया है चाइना, इनको रिसोर्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियर है उनका, पैसे देता है उनको। चाइना ने इस तरह से अपना सब वहाँ पे कमांड जमा के रखी है। तो हमें अफ्रीका के साथ अच्छा करना पड़ेगा, तब चाइना के ऊपर तो हम नहीं जाएंगे फिलहाल, बट कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। जो भी कोऑपरेशन बनाओगे उसमें जो भी समिट से वो लेने पड़ेंगे। इंडिया अफ्रीका फॉरेन फोरम समिट है, ये 2015 के बाद हुआ ही नहीं कभी। हमारे और उनके मिनिस्टर्स 2015 का किसी समिट में मिले ही नहीं। इतना ही नहीं तो नए न्यू एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो होता है, चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एंड इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर
शुड बी लॉन्च्ड इन 2023 में, ये लॉन्च होना चाहिए 2023 में, तो भी एटलीस्ट ये रखना चाहिए। और हम कहेंगे कि G20 के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑन द अफ्रीकन यूनियंस एंट्री इनटू G20 एज अ फुल मेंबर, ये हो रहा, ये हो सकता है कि अगला एंट्री मारेगा अफ्रीकन यूनियन G20 के कंट्रीज में। साउथ अफ्रीका इज अ पार्ट ऑफ G20, साउथ अफ्रीका उसका पार्ट है G20 का। अब आप नागपुर में जब देखे होंगे आपने, इतने तो बोर्ड्स हर देश के लगे थे, 20 देशों के, उसमें साउथ अफ्रीका भी दिखा होगा आपको, ब्राजील दिखा। बट यही है कि G20 के मेंबर्स में पूरा अफ्रीकन यूनियन आने वाला है, जल्दी आ सकता है पूरा। वो यूनियन बना है उन्होंने, जैसे यूरोपियन यूनियन बना है वैसे इनका यूनियन है। ये आ गए तो फिर बाकी देश हो गया, पीछे लग जाएंगे, हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करने पड़ेंगे, है ना। तो सेक्रेटरी एक्सक्लूसिवली इन चार्ज ऑफ अफ्रीकन अफेयर्स, ऐसा सेक्रेटरी अपने पास रहना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक सेक्रेटरी रहना चाहिए, जिस सेक्रेटरी यानी पकड़ लो, एक तो वो IAS रहेगा या IFS रहेगा। अब एक्सटर्नल अफेयर्स है तो ज्यादातर वो IFS रहेगा, इंडियन फॉरेन सर्विस वाला रहेगा। IFS जो होता है इंडियन फॉरेन सर्विस वाला, ये जो IFS है, ऐसा एक स्पेशल सेक्रेटरी रखना चाहिए गवर्नमेंट ने, जो स्पेशली अफ्रीकन अफेयर्स देख रहा है, तो फिर अफ्रीका के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन अगर देखा गया तो डिफेंस मिशन अफ्रीका में हमने ज्यादा चलाने चाहिए। अफ्रीका जो है, जो आज भी अपने यहाँ पे पीस के लिए काम कर रहा है, शांति के लिए, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं हर बार लोगों के बीच के, इसके लिए हमने अपने डिफेंस मिशन चलाने चाहिए, वहां अफ्रीका को हमने इम्प्रेस करना चाहिए, ऐसा ही कहेंगे, ठीक है। इश्यूज हमने काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी उनको देने वाले ऐसे मिशन चलाने चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेशन भी होना चाहिए। अफ्रीकन का ट्रेड हमारा कितना है पता है? 98 बिलियन डॉलर का ट्रेड हमने किया है 22 से 23 ये साल के बीच में, फाइनेंशियल ईयर। इतना बड़ा व्यापार करते हैं हम अफ्रीका के साथ, सोचो अब कितना कमाई है। तो हमें अफ्रीका में जाने का सोचना पड़ेगा, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे, कोऑपरेशन अच्छा करना पड़ेगा। दूसरा है ट्राइलैटरल कोऑपरेशन बनाना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के चलते, यानी टेक्नोलॉजी वहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इट शुड बी इंक्रीज ग्रेटर इंटरेक्शन, यूनिवर्सिटीज के थ्रू अच्छे इंटरेक्शन करने चाहिए, सिविल सोसाइटीज है, थिंक टैंक है, बहुत सारी चीजें आपके पास। एक नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज जो है ना, सेटिंग अप विल बी द राइट स्टेप, ये हम कह सकते हैं। एक नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज बनानी चाहिए। जब इतने हमारे रिलेशन है तो ऐसे सेंटर क्यों नहीं इंडिया में, जो अफ्रीकन स्टडीज हो रही हो। ITEC एंड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन स्कॉलरशिप देनी चाहिए। वीजा मेजर्स, अफ्रीका के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी जल्दी वीजास देने चाहिए, फास्ट प्रोसेस करनी चाहिए, है ना। वर्क वीजास भी छोटे छोटे टाइम के लिए देने चाहिए, यहाँ के उनको काम करने के लिए भी वीजा देने चाहिए। ऐसा सब हम कर सकते हैं। तो एक रोड मैप बनाना चाहिए टू 2030 का, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग पे करना चाहिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, इनको ज़्यादातर उसमें डालना चाहिए, और फ्रेंडली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हमने शुरू करनी चाहिए। टाइमली कंप्लीशन होने चाहिए प्रोजेक्ट्स के, सबसे मेन ये है। और दूसरा एकेडमिक एक्सपीरियंस, जैसे यूनिवर्सिटीज और ये सब सेटअप करना, और इम्प्रूव द एक्सपीरियंसेस ऑफ अफ्रीकन्स इन इंडिया, ये एक देखने मिलता है। तो ये करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर यही कहेंगे कि अफ्रीका के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, तो हमारा फायदा बहुत कम है। इस तरह से आज के आपके कुछ मेंस के करंट अफेयर्स मैंने कवर करा के दिए हैं। आपके जो प्री के करंट अफेयर्स है, जैसे हूल दिवस करके एक है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट आया है 2023 का, ओजोन लेयर की रिकवरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, ये आप पढ़ना है आपको। न्यूबॉर्न जेनोम सिक्वेंसिंग है, और एक तेजस करके है। उसके अलावा एक मैपिंग पे आता है सैंगोंग सो लेक, पैंगोंग सो लेक। मैं आपको मैपिंग के लिए वो लेक सिर्फ दिखा देता हूँ, उसकी लोकेशन। पैंगोंग लेक आपने सुना ही होगा, कहाँ पे पैंगोंग लेक? हाँ हाँ, पैंगोंग लेक की अगर लद्दाख में वो जाते हैं ना, वो इसमें वो दिखाया भी तो शूटिंग 3 इडियट्स वाली, वो लद्दाख का पैंगोंग लेक, वो उसके किनारे होती है ना शूटिंग 3 इडियट के आखिरी में स्कूटर लेके आती है, हाँ वो है पैंगोंग लेक। अब क्या है, लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख पे बॉर्डर लगती है चाइना की। चाइना इज क्लेमिंग द एरिया ऑफ लद्दाख। पैंगोंग सो लेक जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में है और वेस्टर्न तिब्बत में। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज टू कनेक्ट नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द लेक। चाइना ब्रिज बना रहा है उसके ऊपर। अब तक वो लेक हम हमारा ही मानते हैं, पर चाइना उस एरिया को क्लेम करता है कि मेरा एरिया है। पाकिस्तान का छोड़ी तो चाइना तो उससे भारी है। पाकिस्तान तो ब्रिज बनाने की नहीं सोचेंगे, इतने बड़े पंगे नहीं लेगा, चाइना गिनता ही नहीं है, चाइना डायरेक्ट ब्रिज बना रहा है।
while India is building the black topped road on its side, इंडिया भी रोड बना रहा है साइड से। ये रोड और ब्रिज की कंपटीशन लगी है पैंगोंग सो लेक पे। ऑनगोइंग टेंशन है दोनों साइड में। हम यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, कमांडर लेवल की टॉक्स चलनी चाहिए, चल रही है ना। कमांडर्स इसके बात शुरू है इनकी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे। तो इसीलिए ये जो लेक है, ये आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है ना, और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर सिचुएटेड है। एलिवेशन देखोगे तो 4225 मीटर के ऊपर है पैंगोंग सो लेक। ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर देखोगे तो 134 किलोमीटर लंबा लेक है। लेक कोई छोटा नहीं है, इतना बड़ा लेक है वो, इसलिए इसके ऊपर इतना बड़ा ब्रिज बना रहा है। एंड सब डिवाइड इनटू 5 सब लेक है, उसमें 5 छोटे छोटे लेक्स पूरा मिलके पैंगोंग सो लेक। 134 किलोमीटर का लेक यानी मजाक थोड़ी है। ये फुटाला लेक देखो कितना है आधे किलोमीटर का नहीं है, 134 किलोमीटर। यही है। तो माउंटेन्स है, इंडिया में आता है वो 1/3 और चाइना में आता है 2/3। चाइना का 2/3 है, चाइना तो जोड़ रहा है, इंडिया साइड से रोड बना रहा है, इसलिए न्यूज में आ गए हैं। और न्यूज में आने के साथ साथ ये देखो एरिया, अक्साई चीन कंट्रोल्ड बाय चाइना, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये यहाँ देखने मिलता है, अक्साई चीन का एरिया। और ये पूरा एरिया है जो आपको यहाँ देखने, इधर लद्दाख आता है, लद्दाख यहाँ पे आता है पैंगोंग सो लेक। देखो लेक कितना लंबा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में, अच्छे से याद रखना। पैंगोंग सो लेक पे क्वेश्चन आएगा, पक्का है, मुझे 90% भरोसा है कि इस पे क्वेश्चन आएगा। तो 90% पैंगोंग सो लेक पे, आजकल ऐसे लेक्स रिवर्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। ये लेक चाइना में भी है और पाकिस्तान में है, इंडिया में, सॉरी पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में 2/3 और इंडिया में 1/3 और चाइना में 2/3। अच्छे से देख के रखिएगा। ये लेक अक्साई चीन में आता है और हमारे यहाँ लद्दाख में आता है। सो दिस इज अबाउट द करंट अफेयर्स फॉर टुडे। आपको जो पेपर्स है वो थोड़े से पढ़ के रखने, जो भी आपके हम कहेंगे कि बाकी चीज़ें है वो पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे सेंड करता हूँ। तो जो मीटिंग है, जो ऑनलाइन अपना लाइव सेशन है, उसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ और हम लोग कल मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। चलिए मिलते हैं कल। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। और जो लोगों को पीडीएफ लगती है वो लोग मुझे बता देंगे, उनको मैं पीडीएफ दे दूंगा बाकी लोगों को। ठीक है।